Assalamu alaikum to all students. Today our topic is cell cycle. तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हम एक बार कुछ क्वेश्चंस के जो है वो बारे में सोचते हैं कि हमने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पास जो है वो बॉडी पे कट लग जाता है और वो कट रीफिल हो जाता है। उसके बाद जो है वो अब हमने ये भी वाला प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि एक जाइगोट से जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि ये कैसे हो जाता है। उसके बाद हमने जो है वो ये भी देखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेली कितने ज़्यादा जो है वो सेल डैमेज भी होते हैं, देन दोबारा से रिपेयर होकर रिकवर हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आज जो है वो उस टॉपिक को डिस्कस करना है हमने, जिसका नाम है सेल साइकिल, जिसके थ्रू जो है ये सारा का सारा वर्क होता है। फर्स्टली सेल साइकिल को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम सेल की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो हमें नज़र आता है कि सेल जो है ये इसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन है इसकी। अगर ये एनिमल सेल है तो उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होगी, और अगर ये प्लांट सेल है तो इसके गिर्द सेल वॉल होगी। और इसमें कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, एंड साइटोस्केलेटन एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद मटेरियल को, तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद मटेरियल का नाम होता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन ऐसा मटेरियल है जिससे मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं। और अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या क्रोमैटिन को देखें तो क्रोमैटिन कुछ इस तरह बना होता है कि इसके अंदर जो है वो आपको एक स्ट्रैंड नज़र आता है जो कि लिपटा होता है कुछ प्रोटीन के गिर्द, और इन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और जो आपके पास मौजूद है स्ट्रैंड, उसका नाम है डीएनए। और डीएनए पे आपको पता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जीन कहते हैं, जिसका काम होता है प्रोटीन को बनाना। अगर हमने इस सेल को डिवाइड करना है तो हमें इसके अंदर मौजूद सारे के सारे मटेरियल को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हमने इसी तरह का सेल बनाना है। तो इन मटेरियल को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो कि इनको अरेंज करने में या इनको सीक्वेंस में लाने के लिए ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन के दौरान होती हैं। अब व्हाट इज़ सेल साइकिल? तो अगर हम देखें सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, बिकॉज इट इज़ एन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा पाथवे जिसमें जो है वो कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रखा हुआ है हमने। तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होता है। सेल साइकिल एक ऐसा पाथवे जिसमें जो है वो सेल एक चेंजेस में से गुजरता है। वो चेंजेस कौन कौन से हैं? सेल साइज में ग्रो करता है, रेप्लिकेशन होती है उसके अंदर मौजूद डीएनए की, और साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होती हैं, और उसके बाद सेल डिवाइड कर जाता है। तो इसको हम जो है वो सेल साइकिल कहते हैं। और देन अगेन फिर वो वाले सेल जो है इन प्रोसेस से गुजरेंगे और एक से ज़्यादा सेल करते जाएंगे। ये कंट्रोल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग नोट करें कि सेल डिवीजन अगर होती रहे तो हमारे हैंड्स, उसके अलावा हमारा नोज़, आइज़, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, वो बिल्कुल एक जैसी नहीं रहेगी जैसी हमें आजकल नज़र आती है। तो इमेजिन करें कि अगर जो है वो सेल डिवीजन चलती जा रही है और रुक नहीं रही तो फिर क्या होगा। तो अल्टीमेटली जो है वो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट जो है वो हमारे 20 साल तक जो है वो जाने तक जो है वो बॉडी पार्ट कितने से क्या हो चुका होता अभी तक। तो ये कैसे है और ये कैसे कंट्रोल हो रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू मेजरली टू फेजेस। उनको देख लेते हैं। फर्स्टली if we discuss about the cell cycle, the cell cycle is majorly divided into two phases. The first phase is known as the interphase, and the second phase is known as the M phase. Interphase and M phase, हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि M phase और interphase क्या होता है और ये फर्दर कितनी फेजेस पे डिवाइडेड होते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक सेल ने डिवीजन की तरफ जाना होता है तो आपने याद रखना है सेल साइकिल दो मेजर फेजेस से मिलके बना हुआ है। एक फेज़ का नाम है इंटरफेज और एक फेज़ का नाम है माइटोटिक फेज। दिस वन इज एन फॉर एग्जांपल सेल साइकिल।
तो इसका ये जो ज़्यादातर पोर्शन है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, अपने आप को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करता है, डीएनए को डुप्लीकेट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मटेरियल इकट्ठा करता है, वो सारा का सारा जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, सेल को साइज़ में ग्रो करता है, ये सारे चेंजेस एक लेंथी प्रोसेस है और वो लेंथी पीरियड सेल साइकिल का जो है उसका नाम है इंटरफेस। इंटरफेस, अगर हम इंटरफेस की बात करें तो जैसे ही सेल जो है वो इंटरफेस की मैं बात अभी इंटरफेस इसको क्यों कहा जाता है उसकी डिस्कशन लास्ट पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन सेल एंटर इनटू द सेल साइकिल, तो वो सेल साइकिल में एंटर होते ही एक जो है वो अपने साइज़ को ग्रो करता है, अपने अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को डबल करता है और मटेरियल को डबल करता है जो कि आगे चाहिए होगा, मटेरियल को इकट्ठा करता है, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करेगा क्योंकि आगे डीएनए की डुप्लीकेशन होनी होती है, और एंजाइम्स वगैरह जो है वो इकट्ठे करेगा या बनाएगा जिनकी ज़रूरत होगी आगे वाले रिएक्शंस में। और मेजरली एंजाइम जो होगा, कॉमन एग्जांपल इज़ डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज होगा, बिकॉज मेजर ऑफ आरएनए की स्ट्रक्चर भी चाहिए होती है, जैसा कि राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, इनको बनाने की भी ज़रूरत है तो उसके भी एंजाइम इकट्ठे करेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस भी चाहिए होती है। मेन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है वो G1 में जो है वो स्टार्टिंग पे करता है। तो ऐसा फेज़ इंटरफेज़ का जिसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है और अपने सेल को साइज़ को ग्रो करता है, उसको हम नाम देते हैं G1 फेज़। G फॉर ग्रोथ और गैप 1 और ग्रोथ 1 फेज़, जिसमें वो अपने आप को ग्रो करता है। देन द सेल इंटर इनटू द S फेज़। S इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फेज़। एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज द सिंथेसिस फेज़। अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो फेज़ है दिस इज़ आल्सो नोन एज प्री सिंथेटिक फेज़, क्योंकि ये पहले था, और दिस इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फेज़। सिंथेटिक फेज़ में क्या होता है कि जो 2n मटीरियल होता है डीएनए का वो 4n में कन्वर्ट हो जाता है, मीन डीएनए की सिंथेसिस होती है, डुप्लीकेशन होती है। अब जब डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है, डीएनए डबल हो चुका है, मटेरियल में ऑर्गेनेलिस डबल हो चुकी हैं, तो अब सेल की डिवीजन की तरफ लेके जाना है। लेकिन अब डीएनए डबल तो हो गया, लेकिन उसको अलहदा करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो सेल एंटर होते ही उस फेज़ के अंदर जो है वो उसको प्रिपेयर करना शुरू करता है। एंड दीज आर द चेंजेस। ग्रोथ होती है सेल की, एनर्जी इकट्ठी करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों बनानी है, क्योंकि आपको पता है आगे यूज़ होने हैं स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेंट्रोसोम में मैंने ये बात की थी, सेंट्रोसोम में मौजूद होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया जाएगा, और जब उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा तो सेल को अब डिवीजन की तरफ लेके जाना है। सेल नेक्स्ट फेज में ऐड होता है, एंड द नेक्स्ट फेज इज नोन एज मेजरली M phase or mitotic phase. Mitotic mean division और डिवाइडिंग। तो माइटोटिक फेज़ के फर्दर कुछ फेज़, माइटोटिक फेज़ में जैसे सेल ऐड होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और बिल्कुल उतने ही मटेरियल का जो है वो दो सेल बन जाते हैं। माइटोटिक फेज़ के फर्दर कुछ फेजेस हैं। कॉमन इज़ प्रोफेज, इनको हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, and the last one is in telophase. जब इन फेजेस में से गुजर जाता है तो न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होता है, लेकिन सेल नहीं अभी डिवाइड किया होता। तो सेल की डिवीजन जो है वो एक फर्दर फेज में होती है, जो कि माइटोटिक का पार्ट है, क्योंकि माइटोटिक मीन सेल डिवीजन। तो इस फेज का नाम होता है कॉल्ड साइटोकाइनेसिस।
This is not part of the nucleus division. This is a division of cell, not the division of the न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो कि मेजरली 4 फेजेस पर मुश्तमिल होती है, और एक जो है वो आपके पास साइटोकाइनेसिस कहलाती है. तो अब हमारे पास मेजरली अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अगर एंटर हो गया तो डिवीजन की तरफ जाता जाएगा, डिवाइड होता रहेगा और डिवाइड होते होते जो है वो बहुत सारे सेल को जो है वो बना देगा. लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जो है वो एक कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म में, डिवाइन पावर ने एक कंट्रोल मैकेनिज़्म में इसको रखा हुआ है. और वो कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है? चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं. जैसा कि हम कहीं पर अगर गाड़ी पर जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे चेक किया जाता है गाड़ी को. तो इसी तरह जो है वो इसको एक फ़ेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर होने के दौरान कुछ चेक पॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं. वो चेक पॉइंट्स कुछ प्रोटीन्स होती हैं स्पेशल टाइप की, लाइक कॉमन एग्जांपल CDKs प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम एंड साइक्लिन. ये प्रोटीन होती हैं जो कि सेल को चेक करती हैं. फॉर एग्जांपल G1 फेज़ के देयर इज़ अ मेजरली 3 टाइप ऑफ द चेक पॉइंट जो कि सेल साइकिल में मौजूद होते हैं. इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये मेजरली वर्क कर रहे हैं जो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं. साइड जैसे सेल इंटर होता है और इन सारी चीज़ों को G1 फेज़ में से गुजरता है, तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है. द चेक पॉइंट नेम इज़ G1 चेक पॉइंट. G1 चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्या न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स और सेल की ग्रोथ और ऑर्गेनेलीज बन चुकी हैं, एंजाइम मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड मटेरियल मौजूद है आगे DNA बनाने के लिए. देन ये आगे मूव करने देता है. उसके बाद सेल जाता है रेप्लिकेशन में, DNA की डुप्लीकेशन होती है, मटेरियल डबल हो जाता है. तो यहाँ पर एक और जो है वो चेक पॉइंट्स होता है जो कि G2 चेक पॉइंट कहलाता है. G2 चेक पॉइंट जो है वो चेक करता है आया कि DNA डुप्लीकेशन बेहतरी से हुई है कि नहीं. अगर तो DNA डुप्लीकेशन में कोई एरर है तो सेल को रिटर्न किया जाता है और वो उस एरर को जब तक क्लियर नहीं करता, न्यूक्लियोटाइड को ठीक नहीं करता, DNA के में मौजूद न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बेहतर नहीं करता, तब तक उसको आगे मूव नहीं होने दिया जाता. उसके बाद एक और चेक पॉइंट मौजूद होता है जो कि M चेक पॉइंट कहलाता है. दिस M चेक पॉइंट चेक द ऑल द मटेरियल इज़ करेक्ट. और जब सेल जो है इस चेक पॉइंट से गुजर जाता है तो अल्टीमेटली डिवीजन ही उसका जो है वो फेट है. तो सेल अल्टीमेटली डिवाइड ही करेगा. तो हमारे पास जब सेल जो है वो इनसे गुजरता है तो डिवीजन की तरफ जाता है. लेकिन बॉडी के सेल्स जो हैं वो सारे के सारे डिवीजन में नहीं रहते. हम लोगों को पता है अगर डिवीजन में रहें तो हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल बेतरतीबी सी हो जाए और एक जैसी नज़र ना आए हमें. तो बहुत सारे बॉडी के सेल जब उन्होंने डिवाइड नहीं करना होता तो वो एक G1 में एंटर होते ही क्विसेंस में चले जाते हैं, मतलब ख्वाबीदगी की हालत में, या सोने चले जाते हैं, या यही कह सकते हैं वो डिवाइड नहीं करते, एक फेज़ में चले जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड G0 फेज़. G0 फेज़ एक ऐसा, या G0 फेज़ एक ऐसा जो है वो फेज़ है जिसके अंदर अगर कोई सेल एंटर हो जाता है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म कर रहा होता है. मीनिंग अगर वो लिवर का सेल है तो वो अपने काम तो कर रहा होगा, लिवर के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा होगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसको जो जीन डिवीजन की तरफ लेके जाने वाले थे, जो जीन जो है वो डिवाइडिंग जीन्स थे, वो अब जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते उस कंडीशन में, और इनको एक्सप्रेसिंग के लिए स्टिमुलस चाहिए होगा. मिसाल के तौर पर अगर अंदर कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट है कुछ डिवीजन की, तो डैमेज इज़ द स्टिमुलस, देन द जीन एक्सप्रेस होगा तो वो डिवीजन की तरफ वापस आ जाएंगे. तो हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स जो हैं जो परमानेंटली जो है वो डिवीजन में चले जाते हैं, डिवीजन कह रहा हूँ G0 में चले जाते हैं. जैसा कॉमन एग्जांपल नर्व सेल है, ब्रेन के सेल्स. और इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी के
में जो है वो ब्रेन सेल्स के अलावा आई सेल्स हैं, ये जो है वो डिवीजन में नहीं जाते। मेरे से एक बार क्वेश्चन है इसके रिलेटेड हुआ है कि क्या सर जो है वो ये इतने ही होते हैं जितने पैदाइश के दौरान होते हैं। ये सर आपके लिए ये बता दूं कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, या जब तक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाती या सेल्स की डिफरेंशिएशन नहीं हो जाती। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब तक सेल को प्रॉपर फंक्शन वो करना शुरू ना कर दे, तब तक जो है वो डिवाइड कर सकता है। तो जब ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में वो आ जाएं सारे के सारे, तो देन वो दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे, वो जी ज़ीरो में पड़े रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ले बाइल सेल कहलाते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं जाते। जैसा कि कॉमन एग्जांपल स्किन सेल्स, गट सेल्स, ये डिवीजन में ही रहते, और बोन मैरो सेल्स ये डिवाइड ही करते रहते हैं, ये रेस्टिंग पर नहीं जाते। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे चले जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो दोबारा आ जाते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल लिवर सेल्स, कॉमन एग्जांपल पैंक्रियाटिक सेल्स, कॉमन एग्जांपल किडनी सेल्स। तो इनको हम कहते हैं कि ये कोई सेंस में कम ही जाते हैं। तो ये जी ज़ीरो में जाते हैं, और उसके बाद जो है वो जब कभी जो है वो डिवीजन की ज़रूरत होती है तो इन्हीं में वापस आ जाते हैं। तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ इज़ पॉसिबल कि ये एक सेल से इतने ज़्यादा सेल बनने का प्रोसेस जारी क्यों नहीं रहता। तो ये कंट्रोल्ड है, चेक पॉइंट्स के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हम जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू फेजेस। तो अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट फेज इज़ नोन एज इंटरफेज, दैट इज़ एन क्वाइट लेंथी फेज। इट इज़ 90 to 95% दुरानिया होता है आपके पास। और उसके बाद आपने याद रखना है, देन सेकंड इज़ देन डिवाइडिंग फेज। इट इज़ नॉन डिवाइडिंग फेज, इसमें सेल डिवाइड नहीं किया। अगर आप लोग प्रीवियस में देखें तो आप लोगों को पता होगा कि इधर से लेकर यहाँ तक सेल डिवाइड नहीं किया, मटेरियल डबल हुआ है। इसमें सारे का सारा जो है वो मटेरियल को डबल किया गया है। G1 फेज से लेकर G2 फेज तक जो है वो सारा मटेरियल डबल हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरफेज, और ये सबसे ज़्यादा लेंथी फेज है। आपने याद रखना है ह्यूमन के अंदर G1 फेज जो है ये तकरीबन जो है वो आपके पास 9 आवर का होता है। S फेज इज एन अप्रोक्सीमेटली 10 आवर, and G2 phase is approximately 4.5 hour, and the mitotic phase is approximately 0.30 minute. Total human body cell is divided into 24 hour. 24 आवर में डिवाइड करता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल्स जल्दी डिवाइड करते हैं, 24 आवर से पहले डिवाइड करते हैं। तो इसी को अगर देखते हुए हम डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंटरफेस, वाई दिस फेज इज़ नोन एज द इंटरफेस। अगर आप लोग देखें तो अगर ये सेल दोबारा जाए डिवीजन में, तो डिवीजन में जाएगा, फिर इससे गुजरेगा, तो दो माइटोटिक डिवीजन के दरमियान, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, और ये सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है दो हिस्सों में, दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। अब ये सेल्स जो है वो फिर डिवाइड कर जाता है दो सेल में, सेल साइकिल से गुजरता है और दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, ये भी डिवाइड कर जाता है। अब यहाँ पर हुई है एम फेज, यहाँ पे भी हुआ था एम फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, दो माइटोटिक फेज के दरमियान में जो चेंजेस आने वाला फेज है जिसमें सेल साइज को ग्रो करता है, तो दो माइटोटिक डिवीजन के दरमियान जो फेज है दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। देयरफॉर द वर्ड इज नोन एज इंटरफेज। इंटरफेज मीन the phase that is between the two mitotic consecutive phases. What is mitotic phase? Mitotic phase division, यहाँ पर डिवीजन नहीं होती, therefore it is called the non apparent डिवाइडिंग फेज। लेकिन केमिकल एक्टिविटी अरूज पे थी। आप देख लें केमिकल एक्टिविटी कितनी हुई है, एंजाइम बने हैं, ऑर्गेनेलिज डबल हुई हैं, सेल साइज में बढ़ा है, डीएनए डुप्लीकेशन हुई है, आरएनए बने हैं, कुछ प्रोटीन बनी है, एनर्जी कलेक्ट की गई है, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो ये सब कुछ हुआ है।
एम फेज में जस्ट डिवीजन होती है और अपेरेंटली ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आती है, इसलिए हमने इसको अपेरेंट डिवाइडिंग फेज का नाम दिया हुआ है। और दिस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू फेजेस कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन ब्रेकडाउन। द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंट्रोल्ड बाय फर्दर फोर फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एंड इसमें आप लोग देखें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस मटेरियल डिवाइड हुआ, अभी सेल नहीं डिवाइड हुआ। और साइटोकाइनेसिस में जैसे सेल जाता है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक सेल इंटरफेज के बाद प्रोफेज एम फेज में एंटर होता है, एम फेज के बाद एम फेज के पहले फेज में एंटर होता है कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। मतलब अगर हमने एक सेल को डिवाइड करना है, उसके पास सारा मटेरियल डबल मौजूद है, तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दरमियान में से दो हो जाता है, और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद फौरन साइटोकाइनेसिस, तो फिर आपके पास एक सेल से दो हो जाते हैं। मतलब आपके पास एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेजरली टू फेजेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम बात करें कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो खुद ब खुद तो नहीं होती, उसके लिए अपरेटस वर्क करता है, एंड द अपरेटस नेम इज माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस क्या होता है? ऐसा अपरेटस या ऐसा जो है वो सामान जिसकी मदद से माइटोटिक करवाई जा सके। माइटोटिक मीन्स सेल के अंदर डिवीजन करवाई जा सके, और मेजरली किसकी डिवीजन करवाई जा सके? न्यूक्लियस की। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, and this is the division of the cytoplasm or cell. माइटोटिक अपरेटस जो है, अब आपने ये दिन में रखना है, हमने पीछे एक ऑर्गेनेली की मैंने बात की थी कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो दो सेंट्रियूल से मिलके बना होता है, टू सेंट्रियूल। अगर हम देखें तो दो सेंट्रियूल हमने ये फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था, प्रीवियसली डिस्कस भी हो चुका है कि ये आपस में एक दूसरे पर राइट एंगल पर पड़े होते हैं दो। अगर हम देखें तो ये दो सेंट्रियूल हैं, दिस इज अ वन सेंट्रोसोम, दिस इज अ सेंट्रोसोम, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियूल। सेंट्रियूल माइक्रोट्यूब्यूल से बनके बना होता था, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अब ये भी हमारे पास जो है वो जब सेल ने डिवाइडिंग स्टेज में जाना होता है, तो आप ये देखें एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियूल हैं, और इधर भी आप लोग देखें एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियूल हैं। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, तो डिवाइडिंग में जाने लगता है, इंटरफेज में होता है, तो इसके सेंट्रियूल जो हैं ये भी डबल हो जाते हैं। मतलब अगर एक सेंट्रोसोम था तो दो सेंट्रोसोम हो जाते हैं डिवीजन से पहले, लाइक दिस। ये देखें, ये दो सेंट्रोसोम हो गए स्ट्रक्चर, और एक सेंट्रोसोम एक पोल पे चला जाता है, एक सेंट्रोसोम दूसरे पोल पे, और एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियूल हैं, तो दो सेंट्रियूल इधर हो गए, दो सेंट्रियूल इधर, टोटल चार सेंट्रियूल होते हैं जो कि एक दूसरे पर राइट एंगल पर पड़े होते हैं। इनमें से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल की तीन कैटेगरी होती हैं। द स्पिंडल दैट इज शॉर्टर इन साइज, दे आर कॉल्ड द एस्टर स्पिंडल। एस्टर स्पिंडल फाइबर का आगे बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम जो है वो माइटोसिस में पढ़ेंगे। ये हेल्प करता है आगे साइटोकाइनेसिस में, बट इसको एस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर एक फूल की तरह की होती है, मतलब स्टार लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये प्रोमिनेंट। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो इस तरह के कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरे फाइबर जो हैं जिनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, उनकी दो कैटेगरी हैं। नंबर वन इज नोन एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, and second is known as polar spindle fiber. काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं, इनका काम ये होता है कि इन्होंने क्रोमोसोम के साथ एक पॉइंट पे जुड़ना होता है, एंड द पॉइंट इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर यहाँ पर एक प्रोटीन भी होती है जिसके साथ वो आके अटैच होते हैं, काइनेटोकोर
प्रोटीन पे यहाँ पर ये अटैच होते हैं। और पोलर स्पिंडल फाइबर का ये वर्क होता है कि इन्होंने आपस में इधर से निकलने वाला पोलर स्पिंडल फाइबर इधर वाले के साथ अटैच हो जाता है, जो कि हेल्प करता है क्रोमोसोम को सेपरेट करने में। ये इसी तरह कि आपने एक तरफ जो है वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को पकड़ा हो, सपोर्ट को, और दूसरी तरफ से किसी को खींच रहे हो, तो हार्ड ऑब्जेक्ट की तरफ लगा हुआ आपका जो हाथ है वो आपको ताकत देगा ताकि आप दूसरे को खींच सकें। तो पोलर स्पिंडल फाइबर जो हैं ये ताकत देते हैं ताकि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और आसानी से जो है वो सेपरेट कर सकें क्रोमोसोम को। अब हम माइटोटिक अपरेटस की अगर बात करें तो ये साइज़ में क्रोमोसोम से या न्यूक्लियस से साइज़ में बहुत बड़ा है। और अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो हमें इसका फंक्शन ये नज़र आ रहा है कि ये जो है एक तो क्रोमोसोम को अलाइन करने में हेल्प कर रहा है, और जब क्रोमोसोम अलाइन होंगे तभी हम इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलाइनमेंट में हेल्प कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। तो हमारे पास माइटोटिक जो अपरेटस है ये हेल्प करता है आपके पास कि अच्छे से जो है वो सेपरेट हो जाए और अलाइन हो जाए और इजीली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके क्रोमोसोम की, क्योंकि अगर एक तरफ से खींचा जाएगा तो वो इधर ही चला जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो यहाँ तक था हमारे पास जो है वो सेल साइकिल। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोसिस, दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस टाइप, एंड आल्सो डिस्कस द अबाउट मियोसिस। तो आप लोग जो है वो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को इसकी समझ आती है या आपको बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसको शेयर करें लाजमी, और उनको बताएं जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उनको दें, ताकि वो जो है वो अच्छे से क्लियर कर सके अपने कॉन्सेप्ट को।